सभी को नमस्कार। सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ, वो है विशेषकर पिछले कुछ दिनों में जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़े जा रही है। वो भ्रमित करने वाला भी है और लोगों को गुमराह करने वाला भी। इसी विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी प्रेस में अपनी हकीकत है वो आपके माध्यम से प्रदेश के विशेषकर जनजाति लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था, परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ नियम बंद हो गया। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय के माननीय राज्यपाल महोदया थी, उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को नो तोड़ नियम लागू करने के एवज में सस्पेंड करने का जो है एक प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई है। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो, उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है। और इन्हीं शक्तियों को जो है माननीय इससे पूर्व में गवर्नर 2014 से लेकर 16 तक, फिर दोबारा जो दूसरे गवर्नर आए थे उन्होंने 16 से 18 तक, और जो फिर बाद में भाजपा के समय में भी एक हमने जन आंदोलन किया था कि एफसीए को सस्पेंड नहीं कर रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के समय। फिर उस समय जयराम की सरकार ने 2020 में 1 साल के लिए एफसीए को जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत, संविधान के तहत किस तरह से एफसीए को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा एफसीए 1980 जो केंद्र का कानून है, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उस समय सस्पेंड किया गया था नो तोड़ देने के लिए। और उसके बाद 2018 तक जिला किन्नौर में 500 लोगों को पट्टे भी मिले और 6000 से ज्यादा केसों का जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ और दर्जनों लोगों को नो तोड़ मिलने शुरू हो गए। परंतु दिसंबर 2017 में भाजपा की सरकार बनी, जबकि एफसीए 18 पूरा वर्ष के लिए सस्पेंड था। भाजपा की जयराम सरकार ने केवल एक व्यक्ति विशेष को इस कानून का फायदा पहुंचाया, बाकियों को इन्होंने जो है सारे केस ठंडे बस्ते में रखे। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे गवर्नर महोदय ने फरमाया है, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि नो तोड़ के बारे में जो जानकारी उन्होंने मांगी है उसको अभी तक उनको प्रेषित नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब करीब 2.25 साल से ऊपर का समय हो गया, गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला, मेरे साथ विधायकगण जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, चाहे वो हमारे भाजपा के भी रहे, सब मिले और हमने उनसे जो है निवेदन किया कि जितना जल्दी इसकी शक्तियों को ये प्रयोग करेंगे तो हम जनजातीय लोगों के लिए फायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में ना तो कोई इंडस्ट्रीज है, ना ही रोजगार के कोई और साधन है, और बहुत सारा इलाका हमारा बॉर्डर के साथ लगा है। अगर बॉर्डर से जनजातीय लोगों का पलायन रोकना है, जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है या उनको रोजगार दिलाना है, तो एक ही तरीका हमारे सामने नजर आ रहा है, वो जैसे कि पहले भी नो तोड़ में लोगों को भूमि प्रदान की गई और नो तोड़ पे मिली भूमि पर लोगों ने मेहनत करके
उस पर बाग बगीचे बना। गवर्नर साहब से बार बार ये मामला उठाते रहे, गवर्नर साहब बताते रहे कि ठीक है कि हम करेंगे, और कुछ जो है सरकार से और जो है इन्होंने जो भी क्वायरीज है उसके बारे में बात की। परंतु मुझे लगता है कि क्वायरीज आज हमने सब पूरे कर दिए हैं। लेट और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। और दूसरी बात यह है कि नौतोड़ का जो मामला है ये गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए हैं, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके के लोगों को, चाहे वो हमारे चाइना के बॉर्डर पे लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के एरिया के में है या बांग्लादेश है, सभी बॉर्डर इलाके के लिए बहुत बजट का प्रावधान था। परंतु भाजपा की केंद्र की सरकार ने पिछले 4 सालों से BADP का पैसा बंद कर दिया और फिर एक नई स्कीम लेके आए जिसका नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है। परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का, हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का, वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। इसके साथ में भाजपा के कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नौतोड़ में भूमि देने के खिलाफ है? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है। और आपके समय में 5 साल में आपने जनजाति सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नौतोड़ देने का, उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नौतोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़े और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नौतोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं। ये जवाब उनसे चाहता हूं। और एक नेता और भाजपा के, वो भी बड़ी सीख दे रहे थे कि संविधान में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको 2-2 पद छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ना पड़ा? जो कलंकित लोग हैं उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता ही नहीं करूंगा कि वो हमें सीख देंगे। खुद जो है कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमें क्या जो है सीख देंगे? उन नेता से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या जनजातियों के विरोधी हैं? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कोई गलत क्या कदम उठाया है? क्या गैर संवैधानिक काम किया है मैंने तो अपनी मांग की बात की है, और ये मेरा अधिकार है। और जब तक मैं राजनीतिक जीवन में होऊंगा, चाहे मंत्री पद पे हूं, चाहे मंत्री से बाहर होऊंगा, पर अपने जनजाति लोगों के जो भी उनके अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। धन्यवाद। देखिए साहब, मेरा सवाल ये है कि कितना एरिया है जनजाति है जिनको नौतोड़ देने की आप बात कर रहे हैं, और दूसरा जो राज्यपाल कह रहे हैं उसको कैसे, क्या लगता है आपको? मुझे इस बारे में ये कहना है कि नौतोड़ को लेके बड़ी गलतफहमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अब उन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है गवर्नर महोदय ने कि फेक करेंगे। फेक करेंगे का मतलब तो ये होता है कि आप कोई गलत करेंगे। ये जो नौतोड़ नियम है, उस नियम के तहत बड़ा सिंपल है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है वो पात्र व्यक्ति है, और 20 बीघे से कम, चाहे वो कांग्रेस का हो
विचारधारा का, चाहे वो बीजेपी विचारधारा का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, या वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है। पात्रता ये है कि 20 बीघे से कम, और जब 20 बीघे से कम है उसको 20 बीघे तक पूरा करना है। किसी के पास मान लो 18 बीघे है तो 2 बीघा और ले सकता है, वो भी तब अगर उसके रेवेन्यू एस्टेट में जगह हो। अगर एक ही जगह को 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी ने यह देखना है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे कम जमीन वाला कौन है। तो इसमें फेक करने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है। आज तक कभी कोई गलती नोतोड़ नियम के तहत नहीं हुआ, कोई केस मुझे कोई बताए तो सही। तो इसमें पात्रता केवल है कि 20 बीघे से कम है। फिर भी गवर्नर महोदय चाहते हैं कि कितने केस लंबित हैं। इसमें लंबित इसलिए पड़े हैं कि जो समय हमने सस्पेंड कराया था ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, उसमें बीजेपी ने हमें नोतोड़ दिए नहीं, ठंडे बस्ता में रखा। इसलिए पेंडिंग केसेस आज की तारीख में 12,742 केस वो जो प्रोसेस है, अनप्रोसेस का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और आज भी आप नोतोड़ को अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है अप्लाई करने पे। तो 12,742 केस हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि सबका नाम पता चाहिए, तो वो भी पहुंच जाएगा। पर उससे फर्क क्या पड़ने वाला है जब आपका नियम कहता है, पात्रता कहता है कि 20 बीघे से कम वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है, ABCD कोई भी कर सकता है। तो ये जो अभी ये डाटा कलेक्ट हो रहा है पूरे डिपार्टमेंट से, तो पूरा बस्ता आ जाएगा, वो भी भेज देंगे। लेकिन साहब 2 सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की सिफारिश होती है उसको लेकर जो लिस्ट दी जाती है, ऐसी बात है कि अधिकार राज्यपाल के पास। क्या राजभवन के पास ये अधिकार है कि जो सरकार द्वारा दी गई सूची को, तो सूची की छंटनी करे, वो इसका पता लगाए कि कोई फर्जी है या नहीं? नहीं, यहाँ पहले इसका जवाब देता हूँ। यहाँ फिर एक गलतफहमी और है। राज्यपाल महोदय नोतोड़ के मिसलों के ऊपर छटनी नहीं करेंगे, उसके लिए नोतोड़ नियम के तहत अधिकारी तैनात है, सक्षम अधिकारी करेगा। गवर्नर साहब ने केवल जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो केंद्र का कानून है उसको जनजातीय क्षेत्रों में उसको सस्पेंड करना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो सस्पेंड हो जाएगा तो हमारा जो नोतोड़ का नियम है उसके तहत पात्र व्यक्ति सक्षम अधिकारियों के पास अपना दावा पेश करेंगे और सक्षम अधिकारी ने ही सैंक्शन करना है। गवर्नर साहब ने ना तो लिस्ट का चेक करना है, ना उन्होंने पात्रता देखना है। उनका केवल एक जो उनका जो दायित्व है वो है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो नोतोड़ देने में एक अड़चन है उससे बाहर निकालना है। उसकी शक्तियां गवर्नर महोदय के पास संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए कानून संशोधन करने का भी पूरा उनको दिया हुआ है। हम वही गुहार उनसे लगा रहे हैं। जो प्रस्ताव है कितने साल के लिए आपने इसमें छूट मांगी है? हम तो गवर्नर साहब से प्रथम उसमें 2 साल के लिए मांग रहे हैं। तो 2 साल में हम जो, क्योंकि ये केसेस पेंडिंग भी पड़े हैं, लोग नया अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो क्योंकि अप्लाई करने के लिए अभी भी रोक नहीं है, पर सैंक्शन करने के लिए इसलिए रोक है क्योंकि 1980 का जो केंद्र का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो हमें अड़चन आ रहा है। और इससे पहले 3 गवर्नर मोदियों ने इसको सस्पेंड किया। उस बीच में बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ। बीच में बीजेपी के समय में ठंडे बस्ते में रखे गए, उसका फायदा नहीं दिया। तभी हम कह रहे हैं कि इसको दोबारा से होना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल इसमें, पिछले काफी सालों से राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर भी सवाल बहुत सारे हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की कोई डायरेक्शन है, केंद्र सरकार के इशारे पर कोई काम होता है या नहीं होता है? जहां तक देश का संविधान है उसमें सबको जो है शपथ लिया हुआ है संवैधानिक पदों पे निष्पक्ष काम करने का। बाकी निष्पक्षता कितना है या नहीं है किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का, वो तो समय के साथ उसके आचरण और उसके कार्यशैली से ही पता लगाया जा सकता है। 12,000 ने अप्लाई किया है, इसमें से कितने लोगों को मिलेगा? इसमें मैंने जैसे आपसे फरमाया है कि एक रेवेन्यू एस्टेट में मैं मान लो एक गांव में रहता हूं जहां मेरे अपने थोड़ी बहुत जमीन है, तो मैं 20 बीघे तक के लिए अप्लाई कर सकता हूं। वहां पर वो भी ये जो है डिमार्केटेड फॉरेस्ट में नहीं, नोतोड़ नियम के तहत मैं जो अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है उस पर करूंगा। अगर जगह है तो मैं ले सकता हूं, अगर जगह नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, वो है इसमें। तो जनजातीय क्षेत्रों में आज जो बाग बगीचे अगर आप हमारे देखेंगे
किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, इधर तो ये ज्यादातर 80% लोग जो है पहले के समय में जो नोतोड़ मिले उस पे बगीचे बनाए हुए हैं। आज अगर हमारी आर्थिक जो वहां पर एक सुदृढ़ता है तो इस नियम के तहत जमीन मिलने से हुई है। नौकरी तो आप जानते हैं कि एक पोस्ट के है तो 1000 आदमी खड़े हैं, नौकरी तो मिलने से बहुत वो रहा। तो ये जो हमारे पास एक कानून है, हमारे पास जो संविधान है, हम इसके तहत जो है भूमि देना चाहते हैं। तो इसमें कहाँ गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात कहाँ है, कहाँ पर इसमें जो है गलत होने की बात है। हर एक के लिए चेक और बैलेंस बना हुआ है। ये स्कीम चलाने के लिए सक्षम अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर जिसके पास एसडीएम का चार्ज है वो है। अगर वो कहीं किसी किस्म का गड़बड़ करेगा तो उसका अपील है, अपील उसका जो है डीसी के पास जाएगा। अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून है। सर मंशा क्या क्यों रोका जा रहा है सर? क्या मंशा तो मैंने कहा है कि गवर्नर महोदय को भी निष्पक्ष कार्य करने की जो है शपथ है, मुझे भी शपथ है कि अपने वादों को पूरा करने का।